हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम सभी क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, हमने आपको 33 या 34 तक हमने करा दिया है। आज ये 35 शायद होगा, क्योंकि हमने 2 या 3 हमने आपको लाइव क्लासेस दिए थे। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप सभी जाके देख लीजिएगा। 1-2 वीडियो, शायद 3 वीडियो हमने दिया है। बाकी जैसे हम आपको ऑफलाइन देते हैं, जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देते हैं, उसी तरीके से हमने दिया है। तो उसमें आपका आज 33 चलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड में 33 चलेगा, बाकी जो लाइव है उसको छोड़ दीजिए, उसको आप सभी देख लीजिएगा। तो जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कि उन्हें कैसे करना है, जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं। आप डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। वहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑप्शन दिया, सॉरी क्वेश्चन डाला करिए आप सभी। और क्वेश्चन पे आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो आप अपना उत्तर दिया करिए। उत्तर देने के बाद जब मैं उत्तर बताती हूँ तो मिलान क्या करिए, उत्तर सही तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि 13 से 14 नंबर गेन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर इस वीडियो को क्या है कि अगर आपने एक बार देख लिया तो 2 से 3 बार देखिए, जब तक आपके 15 में से 15 नंबर नहीं आ जाते, भले ही वो आपके देख के ही आए, ठीक है। एक बार वीडियो को देख कर करिए, दोबारा अपने मन से करिए। दोबारा करेंगे तो 12 से 13 नंबर आएगा, ठीक है। अगर इसी वीडियो को फिर तिबारा करेंगे तो आपके 15 में 15 नंबर, मतलब तब तक करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, जब तक आपके 15 में 15 नंबर नहीं आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। और जैसे जो पैटर्न पेपर का है या जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, डेवलपमेंट का एक ऐसा पीरियड आता है, उसी पीरियड को पूछ रहा है कि जब आत्मसात मानकों पर क्या किया जाता है, प्रश्न उठाया जाता है। तो अक्सर वहाँ पे क्या होता है कि परिवार की तुलना में हमें क्या होता है कि साथी की बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ पर साथी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था हमारी आती है? क्या शैशवावस्था में ऐसा होता है? बी है आपका कि आरंभिक बाल्यावस्था में होता है। सी है कि मिडिल चाइल्डहुड में होता है। डी आपका कि एडोलसेंस में होता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था आती है जिसमें आपको साथी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ जाती है आपके घर की अपेक्षा? ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, आप सभी बता सकते हो इसका उत्तर। देखिए, जो हमारी एडोलसेंस अवस्था होती है, जो हमारी किशोरावस्था होती है, इसमें क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने साथियों की ज़रूरत पड़ती है, ना कि परिवार में। परिवार की तुलना में हमें सबसे ज़्यादा साथियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि इस अवस्था में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारे बच्चे अपनी फैमिली से नहीं कह पाते, वो अपने साथियों में शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है कि यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है? देखिए, रवि है, रवि का पठन पाठन में बहुत रुचि है और 3 वर्ष की आयु में ही वो सब कुछ पढ़ लेता है। फिर उसके बाद उसके पापा मम्मी देखते हैं कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, तो उसे बहुत सारी पुस्तकें ला के देते हैं और उसके प्रोत्साहन से क्या करता है रवि, पढ़ने की क्षमता उसकी अपनी आयु से बहुत आगे होती है। तो अब इसमें उदाहरण आपका दिया गया है, तो किस सिद्धांत से संदर्भित किया गया है इस उदाहरण को, ये बताना है। ऑप्शन ए है कि विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता। बी है कि विकास समीप दूराभिमुख है। सी है कि विकास शीर्षगामी है। डी है कि विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। उत्तर बताइएगा। देखिए, वो क्या कर रहा है, पठन पाठन कर रहा है, कौन, रवि। यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कैसे सही होगा इसको हम बता देना चाहते हैं। रवि पठन पाठन कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा माहौल मिला है, तभी वो 3 वर्ष की आयु में पढ़ ले रहा है, ठीक है। उसको ऐसा वातावरण मिला है, ऐसा परिवेश मिला है, तो उसके जो आनुवंशिकता, मतलब कुछ तो उसके माता पिता के, जो उसके फैमिली के, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उसकी आनुवंशिकता का प्रभाव है और कुछ तो उसके परिवेश का प्रभाव है।
तो इन दोनों के बीच जो अंतर क्रिया का परिणाम होता है, उसी से रवि ये क्या कर रहा है कि पुस्तक को पढ़ ले रहा है और पढ़ने में वो इतना अच्छा है। जैसे आपको जिस तरीके से परिवेश मिलेगा आप उस तरीके से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या है कि विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। देखिए ये 3 चीजें हैं जो आपके विकास की अवस्था है उसमें आती है। ऑप्शन ए है मध्य बाल्यावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है आपका पूरे बाल्यावस्था। तो क्या होगा यहाँ पर बताइएगा आप सभी। देखिए विकास की कौन सी अवस्था है जो लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना किसमें है आपको बताना है, अस्मिता का विकास किसमें है, अमूर्त चिंतन किसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, जो हमारा किशोरावस्था होता है ये सारी चीजें इसी में आती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन बाद में हम दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? यहाँ पॉइंट पकड़िएगा, समाजीकरण। अब आइए ऑप्शन दिखाते हैं आपको हम। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं, शायद क्वेश्चन नहीं हो पाया है। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण संदर्भ में सही है? समाजीकरण संदर्भ में आपको सही बताना है, समाजीकरण को पकड़िएगा। अब भाई हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, ऑप्शन में क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए से हम देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए है कि सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। ऑप्शन बी है कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन सी है कि मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान है। ऑप्शन डी है कि द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे में अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। तो उत्तर क्या होगा, आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा आइए देख लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारा समाजीकरण है वो एक जटिल प्रक्रिया होता है, आप सभी को पता है, और जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय पर क्या करते हैं, अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। अलग अलग समय पर क्या करते हैं, अलग अलग समय अवस्थाओं पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया? ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डनर, बी है जीन पियाजे, सी है जॉन तुरिल और डी आपका है माइकल ओसेरो। तो आप सभी को पता है कि जो आपके नैतिक तर्कता का जो अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, यहीं से आप पकड़ सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप क्वेश्चन से ही ऑप्शन को पकड़ सकते हैं और उत्तर को दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है E.L. थॉर्नडाइक, बी है B.F. स्किनर, सी है जीन पियाजे, डी आपके हैं इवान पावलोव। तो बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, ये किसने कहा था? तो आपके जीन पियाजे जी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। किसने कहा था? जीन पियाजे जी ने कहा था। देखिए जो क्वेश्चन टाइम नहीं लेने वाले हैं उन पर हम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से बताते जा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि अध्यापन, क्या कहा गया है कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सी तकनीक को लेवागिस्की ने समर्थन नहीं दिया है? क्वेश्चन में क्या है, नहीं है। हमेशा बताते हैं पॉइंट अगर निगेटिव है, क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी हमारा निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। इसमें से 3 इन्होंने दिया है और 1 समर्थन इन्होंने नहीं दिया है। देखिए 2 जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गया, लेवागिस्की से आ गया, कोहरबर्ग से भी आएगा। तो इन लोग को आप रट डालिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे।
ऑप्शन ए है कि सहकारात्मक अधिगम, बी है पाठ प्रदान करना, सी है सहायक अधिगम, डी है आपका प्रतिपादक अध्यापन। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कि प्रतिपादक अध्यापन इन्होंने नहीं दिया है, बाकी सहकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, सहायक अधिगम, ये तीनों इन्होंने ही दिया है। कौन? लेवागस्की ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है कि किसी एक पहेली के टुकड़े को, ठीक है, किसको पहेली का टुकड़ा है, उसको जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। कैसे काम कर रही है? बोल बोलकर काम कर रही है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवागस्की किस रूप से संबोधित करते हैं? देखिए, 2 जीन पियाजे से अब 2 क्वेश्चन लेवागस्की जी से आ गया। चलिए, ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रित वाचन, बी है निजी वाचन, सी आपका है सामाजिक वाचन, डी आपका है अविवेकी वाचन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो बोल बोलकर काम कर रही है, तो स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवागस्की के रूप में हम क्या कहेंगे? तो इसे लेवागस्की क्या कहेंगे? निजी वाचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। इनके अनुसार क्या है? ये प्राइवेट स्पीच है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, अभी हमने आपको कहा था कि कोहल वर्ग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, कोहल वर्ग से भी क्वेश्चन है, जीन पियाजे जी से हो गया, लेवागस्की जी से हो गया, अब कोहल वर्ग से क्वेश्चन आ रहा है आपको। तो क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार, अब एक आंसर तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नैतिक का सिद्धांत दिया था, नैतिकता का। ठीक है, उनके अनुसार क्या है? नैतिकता विकास क्रम में किस स्तर पर कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, बी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, सी है आपका सामाजिक व्यवस्था साधारण अभिमुखता, डी आपका है कि यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, वो कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, मतलब उसकी परवाह नहीं करता है और किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। मतलब वो खुद के सिद्धांत पर उसे उचित ठहरा रहा है, ना कानून का उसे फिक्र है और ना ही सामाजिक स्वीकृति की फिक्र है। वो खुद आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं को निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उसे सही साबित कर रहा है। तो ये कौन सा सिद्धांत आपका होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा यहाँ पर कि सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। उसका क्या है? ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता होगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया आपसे कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में डैश को बढ़ावा देता है। अब विद्यार्थियों में किसकी बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की, बी है सहभागी अधिगम की, सी है प्रतिद्वंदिता की, डी है कुंठा की। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा कैसी है? प्रगतिशील कक्षा है। अध्यापक क्या कर रहे हैं? समूह में कार्य दे रहे हैं। अगर वो प्रगतिशील कक्षा में समूह में कार्य दे रहे हैं तो अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। तो ऐसा करके वो विद्यार्थी में किस चीज़ का बढ़ावा कर रहे हैं? प्रतियोगिता हमारा निगेटिव पॉइंट है, इसको हम हटा देंगे। प्रतिद्वंदिता ये भी हमारा निगेटिव, इसको हटा देंगे। कुंठा भी हमारा निगेटिव, इसको हटा देंगे। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर भी हमें पॉजिटिव ही देना है। ठीक है, तो सहभागी अधिगम, यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग का ये क्या कर रहे हैं? सिस्टम लगा रहे हैं, यहाँ पर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर, देखिए अभी कोहलबर्ग खत्म हो गए, अब उनसे खत्म नहीं हुए, मतलब कोहलबर्ग से क्वेश्चन चला गया वैसे भी कोहलबर्ग खत्म ही हो चुके हैं, देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए पढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक भाषाई स्थानिक, बी है आपका
सृजनात्मक विश्लेषणात्मक व्यवहारिक, डी आपका है सी आपका है कि भाषाई तार्किक गणितीय संगीतिक, डी आपका है कि द्रवी स्पष्टिकी सामान्य। पूछा क्या है कि जो हावर्ड गार्डनर आपके हैं, देखिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करिए तब उत्तर जाके दिया करिए, ठीक है। देखिए हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि में कौन सी बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं। हावर्ड गार्डनर जी का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, यही से क्वेश्चन एक बन गया कि हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। एक तो क्वेश्चन यहीं से आपका बन गया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं इसमें किस तरीके से समाहित है, ये आपको उत्तर बताना है। तो बताइए किसमें है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था इसमें आपके भाषाई तार्किक और गणितिक संगीतिकी इस तरीके के जो प्रकार है वो समाहित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन में आपको जेंडर रूढ़िवादिता का क्वेश्चन जरूर पूछता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपके देखिए क्वेश्चन में 15 नंबर में आपने देखा होगा कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की और उसके बाद आपके हावर्ड गार्डनर, उसके बाद रूढ़िवादिता, ये जो आपके पूरे चैप्टर हैं यहाँ से 2-2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। ऑप्शन ए है कि अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, बी है गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण, सी आपका है कि लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, डी आपका है कि विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। जो रूढ़िवादिता का खंडन है उसके लिए हम किसका प्रयोग टालेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करिएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी कैसे सही होगा, देखिए खंडन के लिए क्या करना है कि खंडन के लिए टालना है, इसका प्रयोग टालना है, तो हम ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग हम टालेंगे, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि लड़कियां कला में अच्छी होती है, लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, इस जैसी वर्गीय युक्तियों का हम प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है, अभिकथन है। देखिए अभिकथन में हमने आपको हमेशा बताया है कि हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, अभिकथन को पढ़ते जाते हैं और सही गलत पर टिक करते जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा होता है, स्क्रीन पर पूरा नहीं आ पाता है। तो चलिए अभिकथन ए है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए, ये ऐसे ही गलत हो गए। अगर बच्चा, देखिए आप हैं, आपके दोस्त हैं, आप दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता है, अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मतलब हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को पोषित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं पोषित करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, अभिकथन आपका गलत हो गया। अब तर्क देखते हैं, तर्क में क्या कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिया जाए और मानक विधियों में उनका आकलन किया जाए। देखिए प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य ये बता रहे हैं कि आपका जो प्रगतिशील शिक्षण होता है तो इसका यह उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिया जाए। कभी भी हम बच्चे को निर्देश नहीं देंगे, हमारा निर्देश देना नेगेटिव पॉइंट होगा, और वो भी एक रूपी तरीके से। भाई बच्चा 2 है, आप हैं, आपके दोस्त हैं, हम आप दोनों को एक सवाल दे दिए और हम आपको निर्देश दे दिए कि जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि 6 to 6, यहाँ पर देखिएगा हमने आपको और आपके दोस्त को निर्देश दे दिया कि हम 5+2 जोड़िए। हम आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप 5+2 को इस तरीके से जोड़िए कि 7 आ जाए, लेकिन आपका जो दोस्त है ये इस तरीके से समझ नहीं पा रहा है, वो यहाँ पर 4+3 करके =7 कर रहा है, आप यहाँ 5+2 करके आप 7 कर रहे हैं। तो इसका ये है कि आप किसी एक तरीके से निर्देश नहीं दे सकते। हो सकता है आपको ये तरीका आ रहा हो, आपके दोस्त को ये तरीका आ रहा हो सकता है आपके दोस्त को ये तरीका ना समझ में आए, इस तरीके से वो जल्दी कर ले, तो इसलिए हम किसी एक तरीके पे नहीं जाएंगे, तो हमारा तर्क भी यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कथन ए और आर दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
चलिए, क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ENP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। देखिए, आप सभी क्वेश्चन को हार्ड देकर क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेपर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपके पेपर में मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, मैं कहीं अलग से ला के आपको चिपका दी हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि इतना टफ क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा आपको। अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जो हमारा CTET है उनके पास क्वेश्चन की भरमार हो गए हैं जब से आपका पेपर ऑनलाइन हो गया है। तो आप सभी ऐसे क्वेश्चन मत छोड़िएगा कि क्वेश्चन टफ है तो हम छोड़ के जहाँ सरल क्वेश्चन है, हमारे 15 में से 12 नंबर या 13 नंबर आ जा रहा है तो उस वीडियो को हम देख लें। जहाँ हमारा 10 नंबर 8 नंबर आ रहा है हम उसको ना देखें। तो आप ये 12-13 वाले को मत देखिए, बल्कि जो जहाँ आपका 8 से 10 नंबर आ रहा है उसको जरूर देखिए आप, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए है कि ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया हो। बी है कि वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। सी है कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। डी है आपका कि योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। अब देखिए, जो हमारा NEP 2020 है उसके आकलन में क्या है कि संदर्भ में विद्यार्थी के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें आपका जो 360 डिग्री का जो आपका बहुआयामी प्रगति पत्र होता है उसी को क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपको रटने वाला है कि जो 360 डिग्री का बहुआयामी प्रगति पत्र है उसी को क्या किया गया है, यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिया गया है, आपको वहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, मतलब आलोचनात्मक सोच रखता है, मतलब सारी आलोचनात्मक सोच का क्या करता है, मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन ए है कि A+B का स्क्वायर, आपका फार्मूला है A+B का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सी है कि भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। डी है आपका हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जा सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हम आपको समझा देना चाहते हैं। क्वेश्चन में ये है कि आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बच्चे में ऐसा कौन सा क्वेश्चन इन चारों में से पूछेंगे कि बच्चा अपनी सोच से आपको उत्तर दे और अच्छी तरीके से उत्तर दे, ठीक है। तो बताइए क्या रखेंगे यहाँ पर हम। देखिए, जब आप बच्चे को कहेंगे कि A+B का स्क्वायर क्या होता है तो बच्चा तुरंत आपको बता देगा कि A+B का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी आज हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि A+B का स्क्वायर क्या होता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चा बता दिया कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अगर ये पूछ दे कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर क्या होता है तो बच्चा फटाफट से इसका क्या है, अपना फार्मूला रटा है, आपको बता दिया। मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा, वो भी रटा है, वो भी बता दिया। तो उसमें बच्चा सोच नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। आपने कह दिया कि हिमनद के निक्षेपण पर क्या होता है, तो ये भी एक लाइन का क्वेश्चन बता दिया। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, तो बच्चा यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोच के आपको क्वेश्चन बताएगा, और वो क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, तभी ये आपको क्या करेगा, यहाँ पर बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, सी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हमारा 15 नंबर कंप्लीट हो गया, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन को हम कल करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। और प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर किया करिए। जैसा कि मैं हमेशा नहीं, मैंने एक वीडियो में से आपको बताया था कि इस वीडियो से जो भी हमारा पेमेंट आने वाला रहता है, या जो भी पेमेंट आएगा, अभी तो आया नहीं है, उसका जो 50% पैसे हैं वो ज़रूरतमंद लोगों में जाएगा। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, या जो भी है, मतलब जो भी मेरे पेमेंट आएंगे उसके 50% में से इन तरीके के बच्चों में वो जाएगा। तो आप सभी इसको क्या किया करिए, शेयर किया करिए। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाऊंगी किसी दिन टाइम मिला तो। बाकी आप सभी समझदार हैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करिए। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।